हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की। जी हाँ, ये वॉर अभी भी चल रहा है, भूले तो नहीं इसको। तो दोस्तों, G7 देशों की हुई है एक मीटिंग, उसमें उन्होंने एक प्रपोजल डिस्कस किया है। प्रपोजल ये है कि रशिया जो ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में सेल करता है उसके ऊपर एक कैप लगा दिया जाए, मतलब उसका एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से उन्होंने फिक्स कर दिया कि रशिया $60 पर बैरल के ऊपर तेल नहीं बेच सकता। इस तरह का कुछ प्रतिबंध लगाने की वो बात कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस पूरे वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा डिसीजन है अगर इसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो, और ये किस तरह से जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट डालने वाला है दुनिया में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये G7 कंट्रीज है क्या। देन डिस्कस करेंगे कि हम G7 कंट्रीज के डिसीजन को या प्रपोजल को इतना एक्सटेंसिवली क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। देन फिर डिस्कस करेंगे कि ये जो रशिया पे नया प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं इसकी ज़रूरत क्या है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि अगर प्रतिबंध ही लगाना है तो उसके प्राइस पे क्यों प्रतिबंध लगाना, पूरा का पूरा रशियन ऑयल ही बैन कर दो। अगर रशियन ऑयल बैन कर दिया तो क्या होगा। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्लान इन G7 कंट्रीज ने बनाया है इसके लिए चैलेंजेस क्या क्या है, कैसे इसको ये इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस डिसीजन को अगर लागू कर दिया, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इंडिया को कैसे बेनिफिट होगा, इंडियन इकोनॉमी को और इंडियन स्टॉक मार्केट को इससे कैसे बेनिफिट होगा। इन सब बातों की चर्चा आज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ये G7 है क्या और क्यों हम इसके डिसीजन को या प्रपोजल को इतना सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये एक ग्रुप है दुनिया के 7 बड़ी कंट्रीज़ का। ये कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ है और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरीके से बहुत पावरफुल है। आप इनके नाम स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इनके नाम देख के ही आपको समझ आ गया होगा कि ये कंट्री कितनी पावरफुल है। उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली 2014 तक इट वाज नोन एज G8, बट 2014 में इन्होंने रशिया को बाहर निकाल दिया और तब से ये G7 कहा जाता है। इसके बारे में एक फैक्ट और बता दूं, G7 कंट्रीज़ के पास है दुनिया की 10% पॉपुलेशन और दुनिया की GDP का 32 से लेके 47% तक हिस्सा। सो दैट्स वाई अगर ये कंट्री को चाहते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसके जियोपॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होते हैं। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि G7 कंट्रीज़ ने जो रशिया के ऑयल प्राइस पे कैप करने का डिसीजन लिया है, मतलब ये लोग फिक्स करना चाहते हैं कि रशिया इस प्राइस से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में नहीं ले सकता। तो ये ऐसा करना क्यों चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि रशिया ने अपनी करेंसी रूबल को कैसे संभाल रखा है, कैसे रशिया अभी तक ऑयल बेच के इस वॉर को फंड कर रहा है। एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज ही इस वॉर को फंड कर रहे हैं। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कार्ड्स में है और एंड स्क्रीन पे है। आप उस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से रशिया एक्चुअली इतने सैंक्शंस के बाद भी इस वॉर को फंड कर रहा है। ये जो डिसीजन आया है ऑयल प्राइसेस को कैप करने का, इसका एक ही मकसद है कि रशिया यूक्रेन वॉर किसी तरह रुक जाए। G7 कंट्रीज वांट्स कि रशिया अपना ऑयल मार्केट में बेचे तो सही, सप्लाई तो बनी रहे, लेकिन वो इतने कम प्राइस पे बेचते हैं कि उसकी इकोनॉमी को बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हो और वो ये वॉर कंटिन्यू नहीं कर पाए। क्योंकि एक्चुअली उनको भी पता है कि इन ऑयल प्राइसेस से कमाए हुए पैसों से, एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज से कमाए हुए पैसों से ही ये वॉर चल रहा है। सो दे वांट कि रशिया इकोनॉमी काफ़ी बैकवर्ड हो जाए, इस युद्ध को सस्टेन ना कर पाए और उसे इसको रोकना पड़े। तो यही इसका मकसद है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे कि अगर ऑयल की वजह से ही रशिया की इकोनॉमी चल रही है और वो इस वॉर को फंड कर पा रहा है, तो एक काम क्यों नहीं करते, रशिया के ऑयल को कम्प्लीटली बैन ही कर दो।
बोल दो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिकेगा रशियन ऑयल। ऑलरेडी आपने बहुत सारे सेंक्शंस लगा रखे हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा वो नहीं कर सकते। अगर ऐसा वो एक्चुअली कर सकते तो बहुत पहले कर चुके होते और ये वॉर रुक जाता, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते। इसके पीछे रीज़न है, रशिया सप्लाई करता है 11 मिलियन बैरल पर डे ऑयल। और ये आपको मैं बता दूं, आपको शायद नंबर से समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इतनी सप्लाई दुनिया का और कोई कंट्री नहीं कर सकता अगर आप रशिया को आज कट कर देंगे। इसके अलावा एक रीज़न है कि अमेरिका ने ईरान पे बैन लगा रखा है ऑयल एक्सपोर्ट पे, वेनेजुएला पे भी ऑयल एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है। तो अब अगर रशिया को भी इंटरनेशनल मार्केट से कट कर दोगे तो इतनी सप्लाई और आएगी कहाँ से? इतनी सप्लाई क्या ऊपर से टपकेगी? जो इंडिया है या चाइना है या और दूसरे जो ऐसे देश है जिनकी एक्चुअली इकोनॉमी डिपेंड करती है ऑयल पे, जो बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन कि भाई चाहते क्या हो, इतना ऑयल और कहाँ से आएगा। ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस है $110, $115, $120 के करीब ऑलरेडी है। सो ये जो दूसरे कंट्रीज है ये इतने हाई प्राइस को सस्टेन नहीं कर सकते, तो ये कभी भी इस मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे। तो यही रीज़न है कि इसको बैन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो इसके प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं सो दैट सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब जो देश है जिन्हें एक्चुअली ऑयल चाहिए उन्हें ऑयल की सप्लाई भी मिलती रहे और रशिया को इतना नुकसान भी हो जाए कि वॉर रुक जाए। तो यही इसका मकसद है। दोस्तों एक कहावत है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन तो ले लिया, बहुत अच्छा है, हाँ साहब बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे, लेकिन द प्रॉब्लम इज बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन और कैसे। तो यहाँ भी यही दिक्कत है, रशिया के ऑयल को लिमिट करने का डिसीजन तो आपने ले लिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करोगे कैसे, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। रशिया कोई एकदम छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं, बहुत बड़ा कंट्री है और अभी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़े हुए हैं। रशिया कंपेरेटिवली चीप प्राइस पे ऑयल ऑफर कर रहा है और बड़े बड़े कंट्रीज लाइक इंडिया है, चाइना है, ये काफ़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। इवन पाकिस्तान भी ऑयल परचेस करने की बात कर रहा है, वो कितना खरीदेगा दैट्स अनदर क्वेश्चन, उसका कुछ सिग्निफिकेंस होगा क्या नहीं, वो अलग डिस्कशन का टॉपिक है। बट द टॉपिक इज रशिया अपना ऑयल सस्ते में क्यों बेचेगा? दुनिया में ऑयल की कमी है, दुनिया में ऑयल कॉस्टली भी बहुत है और रशिया के पास बायर्स भी रेडी है। देन व्हाई रशिया अपना ऑयल इतने सस्ते में बेचेगा? तो ये डिसीजन ले तो लिया है, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? तो चलिए 3 पॉइंट की मदद से डिस्कस करें कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले यू नीड कोऑर्डिनेशन विद शिपिंग कंपनीज। ये जो शिपिंग कंपनीज है, चाहे ये बाल्टिक सी से ऑपरेट करती है, चाहे ये ब्लैक सी से ऑपरेट करती है, तो इन कंपनीज का काम ये है कि रशिया से ऑयल अपने शिप में भरना और उसको डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंचाना। तो इन कंपनीज को ये गारंटी देनी होगी कि अगर इस लिमिट से ज़्यादा के प्राइस पे ऑयल बेचा जा रहा है तो हम उसको कैरी नहीं करेंगे। इनके पास एक्चुअली एक इनवॉइस होता है, एक सोर्स कंट्री की तरफ से इनको एक प्रॉपर बिल दिया जाता है कि ये कंट्री कि ये ऑयल इस प्राइस पे बिकने वाला है। सो दे नीड टू इंश्योर कि उससे एक प्राइस लिमिट से ज़्यादा का इनवॉइस वो अप्रूव नहीं करेंगे। तो ये होगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इसको लागू करने के लिए G7 कंट्री के बाहर बहुत सारे देशों का आपको समर्थन चाहिए। स्पेशली 27 यूरोपियन कंट्री आपको साथ में चाहिए। उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है ब्रिटेन, उसका आपको समर्थन जरूरी है, क्योंकि ब्रिटेन में शिपिंग इंडस्ट्री का और जो ऑयल की इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उनका ज़बरदस्त मार्केट है। तो उसके बिना आप इसको नहीं कर पाएंगे। शिपिंग इंडस्ट्री का जैसे पहले बताया कि उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि इससे कॉस्टली अगर ऑयल है तो उसको हम शिप नहीं करेंगे। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज का है, जब कोई भी ऑयल ट्रेवल करता है, फॉर एग्जांपल रशिया से इंडिया में ट्रेवल कर रहा है, तो उसका एक इंश्योरेंस होता है, उसके बिना वो ऑयल ट्रेवल नहीं करता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बीच में कोई समुद्री डाकू आ गए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी अगर शिप के साथ ऐसा हादसा होता है तो उसमें लॉस बहुत होता है ऑयल का, इसलिए उसको इंश्योरेंस करना जरूरी है।
सो इंश्योरेंस कंपनीज को भी इस बात की गारंटी देनी होगी कि अगर इस लिमिट से ज़्यादा प्राइस पे ऑयल बिक रहा है तो हम उसको इंश्योरेंस नहीं देंगे। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रिफाइनर थे जो एक्चुअली इस ऑयल को परचेस कर रहे हैं, जो कि किसी और कंट्री में बैठा होगा, तो उनके बीच में भी एक ये समर्थन बनाना होगा कि हाँ, इस लिमिट से ज़्यादा का अगर ऑयल है तो हम उसको परचेज नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थे सारे प्रॉब्लम जो कि इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में आने वाले हैं। अब देखते हैं कि ये कंट्री इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाते हैं और रशिया इसको रेसिस्ट कैसे करता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि अगर ये प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया इन्होंने, समहाउ कोऑर्डिनेशन बन गया, किसी भी तरह इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उससे इंडिया का क्या फ़ायदा है, इंडिया की इकोनॉमी को और इंडिया के स्टॉक मार्केट को क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी भी मैक्रोस की समझ है तो आपको पता होगा कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये क्रूड ऑयल है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कंट्रोल में आ जाए देन वी आर गुड। हमारे स्टॉक मार्केट की समस्याएं जो है वो इंडिया के अंदर उतनी ज़्यादा अभी नहीं है जितनी बाहर है। ये जो बाहर का सिनेरियो चल रहा है हम इसी से ज़्यादा परेशान हैं। हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम ही क्रूड ऑयल का प्राइस है। तो अगर ये ठीक हो जाता है देन वी आर ओके, हमारे लिए इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं $50 या $60 पे अगर वो प्राइस कैप हो जाता है, तो आप इमेजिन करो एक आप ऑयल खरीद रहे थे $100 पर बैरल पे या $120 पर बैरल पे, वो खर्चा सीधा आ जाता है $50 से $60 पर बैरल पे। तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा पैसा बचेगा और उसके अलावा जो गवर्नमेंट का जो घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, उसमें भी ज़बरदस्त कमी आएगी। इट विल बी अ ह्यूज बूस्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी इफ इट हैपन्स। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। एनालिसिस कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर क्या रहे हो, करो ना। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ मिलते रहते हैं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।